ह्यूमन सेल, ये होता क्या है आखिर? देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि सेल जो है, सेल एक बॉडी पार्ट है। एक्चुअल में ये बॉडी पार्ट नहीं है बल्कि बॉडी का एक यूनिट है। ठीक, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन वो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, कि सेल क्या चीज़ है। तो देखिए सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। ठीक, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ठीक, बॉडी का, ये बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। वो किस तरह से, वो चीज़ बात करने वाले हैं। सबसे पहले, उससे पहले जान लेते हैं हम लोग कि इसका खोज किसने किया था। देखिए इनका जो खोज किया था वो किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। ठीक, रॉबर्ट हुक। ठीक, लेकिन इन्होंने ये आइडेंटिटी नहीं कर पाया था कि सेल लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। ठीक है ना, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, तो ये आइडेंटिटी नहीं कर पाया था। ये कब किया था? ये आपको किया था 1665 में, यानी 1665 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था सेल का। सेल का तो डिस्कवर्ड कर लिया था, बट कंडीशन ये था कि इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि ये सेल लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। ठीक, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम सेल का डिस्कवर्ड जो किया था, तो वो लिविंग सेल का डिस्कवर्ड किया था। कौन? लिविंग सेल का डिस्कवर्ड किया था आपका, डिस्कवर्ड बाय एंटम बिन ल्यूवेनहुक। ठीक, ल्यूवेनहुक ने किया था। ठीक, एंटम बिन ल्यूवेनहुक ने आइडेंटिफाई किया था कि सेल लिविंग है। ठीक, तो वो लिविंग कैसे है, वो कब किया था? वो आपको किया था 1675 में। ठीक, 1675 में ये आइडेंटिफाई किया था एंटम बिन ल्यूवेनहुक ने कि नहीं, सेल लिविंग है। ठीक, तो लिविंग है। उसके बाद देखिए, अब देख लेते हैं पहले कि सबसे लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में जो होता है, ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होता है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है। तो लार्जेस्ट की बात किया जाए अगर, तो लार्जेस्ट में आपका आ जाता है ओवम। ठीक, ओवम जिसको एग बोलते हैं। ठीक, और वहीं पे सबसे छोटी वाली सेल की बात किया जाए तो ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात किया जाए तो वो आपका होता है स्पर्म। ठीक है फ्रेंड्स, स्पर्म जो कि सबसे छोटी। देखिए यहाँ पे अब अगर पूरे इसमें ले लीजिएगा, यानी कि पूरे बायोलॉजी की अगर बात करें कि यहाँ पे अगर बोला जाए कि सबसे बड़ी सेल किया जाता है, तो वो फिर हो जाता है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, एग होता है वो शुतुरमुर्ग का एग, जो कि सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक, लेकिन वहीं पे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात किया जाता है, सिर्फ ह्यूमन की बात करें, तो वहाँ पे सबसे बड़ी सेल होगी तो वो होगी ओवम, एग, जो कि फीमेल पाई जाती है। ठीक, और वहीं पे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी बात किया जाए तो वो होता है स्पर्म। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बोल रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात किया जाए तो लॉन्गेस्ट सेल में ह्यूमन में आता है आपका न्यूरॉन। ठीक, न्यूरॉन जो है वो कि लॉन्गेस्ट सेल है। क्या है? लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ना एक कंडीशन है, यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता है। मतलब न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन्स, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। डिवीज़न का क्या मतलब होता है? डिवीज़न का मतलब होता है कि सेल डिवाइड, यानी एक सेल हुआ तो एक सेल से फिर ये डिवाइड होकर के दो सेल बनेगा। ठीक, दो से फिर चार बनेगा। जब कभी अगर कोई सेल डेड हो जाता है या फिर कहीं ऊन पकड़ लेता है या फिर घाव हो जाता है, तो घाव होने पे क्या होता है, वहाँ का सेल तो डेड हो जाता है। फिर उसको रिकवर करने के लिए क्या होता है कि एक सेल से टूट के दो सेल बन जाता है। ठीक, जैसे एक है, इससे टूट करके उस जगह को मेकअप करने के लिए दूसरा सेल रेडी हो गया। ठीक, तो उस तरह से सेल डिवीज़न होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन्स की अगर बात किया जाए तो न्यूरॉन्स में सेल डिवीज़न नहीं होती है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक, कि न्यूरॉन्स में सेल डिवीज़न नहीं होती है। लेकिन वहीं पे सबसे ज़्यादा अगर सेल डिवीज़न होती है बॉडी में तो वो होती है आपका लीवर में। ठीक, लीवर एक ऐसा बॉडी का पार्ट है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब रैपिडली, बहुत तेज़ी से, यानी बहुत तेज़ी से यहाँ पे सेल डिवीज़न होती है। सेल डिवीज़न करके खुद को मतलब रिकवर कर लेता है। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है हल्का फुल्का, अगर मतलब माइल्ड अगर कोई प्रॉब्लम रहता है जिससे कि लीवर अगर डैमेज हो जाता है तो वो तुरंत ही मतलब उसको रिकवर कर लेता है अपना सेल को डिवीज़न करके, यानी ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाता है। ठीक, तो सब यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। तो फ्रेंड्स अब जो देखने वाले हैं ना, तो अब देखने वाले हैं सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को, यानी कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है। जैसे कि सेल है, ठीक, तो सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है तो उन सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है तो उसको कवर करने के लिए एक क्या होना चाहिए, लेयर होना चाहिए।
तो वो एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। लेकिन वहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं आज एनिमल सेल की। ठीक, लेकिन यहीं पे अगर प्लांट सेल की बात किया है तो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर होता है इस तरह से, जो कि सेल वॉल होता है। ठीक, तो आज तो हम लोग सेल वॉल को नहीं देखने वाले हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल को थोड़ा सा बता देते हैं कि सेल वॉल किस किस में पाया जाता है। सबसे पहले तो प्लांट्स में पाया जाता है सेल वॉल। ठीक, प्लांट्स में होता है और बैक्टीरिया में होता है और साथ में ही फंगाई में होता है। ठीक, तो इन सब में क्या होता है कि सेल वॉल होता है। लेकिन हम लोग जो देखने वाले हैं तो सिर्फ सेल, एनिमल सेल, तो इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर के ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़, तो सबसे पहले इसमें होता है, देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, तो देखने वाले हैं सबको एक एक करके डिटेल में कि किसका क्या काम है। जैसे सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है तो उसका वर्क क्या है, किसका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क है, वो सारी चीज़ देखने वाले। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले इसको ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ठीक, एनर्जी का पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है, देखिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन आने के बाद वो हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचा देता है, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही पहुँचाता है तो यहाँ पे एक साइकिल चलता है और उस साइकिल के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी एटीपी बनता है। ठीक, और 38 एटीपी, कितना, 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। कितना का, एक ग्लूकोज का। ठीक, तो एक ग्लूकोज का निर्माण, और जैसे ग्लूकोज का निर्माण हो तो वो एक अपने आप में एनर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ग्लूकोज का निर्माण करना, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। और इसका डिस्कवर्ड कौन किया था, इसका डिस्कवर्ड किया था आपका एल्बर्ट वन कॉलिकर। ठीक, या शॉर्ट में इसको सिर्फ कॉलिकर भी बोल सकते हैं, कॉलिकर। ठीक, इसको डिस्कवर्ड किया था कॉलिकर ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसके अंदर जो है वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का क्या काम है, वैक्यूल्स हिंदी में इसको राजधानी बोला जाता है। यहाँ पे ना वाटर जितना भी होता है शरीर में, जैसे कि 65% वाटर होता है। ठीक, तो ये वाटर पेट में थोड़ी रहता है, वो वाटर रहता है आपका सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है, जब सेल के अंदर होने तो सेल के ऑर्गेनेल्स होनी चाहिए जहाँ पे ये वाटर जमा हो गया रहता है, तो वो होता है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स में वाटर रहता है। ठीक, इसका काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, यानी वाटर को अपने शरीर के अंदर रखना। तो यहाँ तक समझ गया वैक्यूल्स का क्या काम है, वाटर को वाटर रहता है। ठीक, उसके बाद अब देख लेते हैं इसको दूसरा, गोल्जी बॉडी। ठीक, ये देखिए, ये बड़ा काम का चीज़ है फ्रेंड्स, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपेटस, गोल्जी एपेटस का जो काम है, वर्क की अगर बात किया जाए तो ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये, ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मान लेते हैं हम चल रहे हैं कहीं पैदल। ठीक, तो पैदल जो चल रहे हैं तो उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ चाहिए, पैर में। तो पैर के सेल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वहीं पे मेरा हाथ में कुछ हो नहीं रहा है, हाथ खड़ा है, बस यूं ही हाथ चल रहा है। ठीक, तो हाथ में तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करके पैर तक ले जाता है कौन, ये गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपेटस, जो भी इसको बोला जाए। ठीक, तो इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, इसका डिस्कवर्ड किया था कैमिलो गोल्जी ने। कौन, कैमिलो गोल्जी किया था 1898, यानी 1898 में गोल्जी बॉडी का डिस्कवर्ड किया था कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए, यहाँ तक तो हो गया गोल्जी बॉडी तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर होता है सेंट्रोसोम। ठीक, तो इस सेंट्रोसोम का क्या काम है, सेंट्रोसोम, इसका क्या काम है, सेंट्रोसोम का काम है कि सेल को डिवीज़न कराना। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सेल डिवीज़न किस तरह से होता है, कि सेल टूट फूट जाता है, नहीं। सेल डिवीज़न का मतलब है कि एक सेल से सेल डिवीज़न से एक, मतलब सेल से दूसरा सेल का फिर फॉर्मेशन होना,
यानी एक सेल टूटा और एक सेल टूट करके दो सेल का फॉर्मेशन हो गया, यानी दो सेल बन गया, तो उसे बोलता है सेल डिवीजन। ठीक, तो सेंट्रोसोम का काम है सेल का डिवीजन कराना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है सेल डिवीजन हमारे बॉडी में, तो वो होता है लीवर में। ठीक, लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होती है। ठीक, तो ये याद रहेगा कि कहाँ सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होती है, तो वो होती है लीवर में। इसका डिस्कवर्ड जो किया था, इसका डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड की अगर बात किया जाए तो इसको किया था बॉबरी ने, बॉबरी। ठीक, बॉबरी डिस्कवर्ड किया था सेंट्रोसोम का। अब देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। ठीक, अब इनका क्या काम है? ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का डिस्कवर्ड की अगर बात किया जाए तो इसका डिस्कवर्ड किया था आपका पोर्टर 1941 में किया था। कब किया था? 1941 में पोर्टर ने किया था। ठीक, इसका डिस्कवर्ड। अब इसका वर्क की बात किया जाए या फिर ये कौन काम करता है या फिर किस काम के लिए ये है, तो इसका काम की बात किया जाए तो सेल जो है, ये जो सेल है, ठीक, सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उस सारे ऑर्गेनेल्स को मिला करके ये एक मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, जैसे कि पिलर की तरह एक घर होता है तो उसमें पिलर जो होता है ना मजबूती के लिए, तो उस मजबूती के लिए ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम काम करता है। ठीक है, ये ना दो प्रकार के होता है। ठीक, एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए, रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जिस साइड में राइबोसोम रहता है तो वो क्या कहलाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जिस साइड में राइबोसोम नहीं रहता है यानी स्मूथ टाइप का रहता है, यानी कुछ भी नहीं रहता है, तो उसको बोलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे। उसके बाद जो हम लोग देख लेते हैं वो है लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम, इसका क्या काम है? तो लाइसोसोम ना, इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो देखिए, इसको डिस्कवर्ड की अगर बात किया है तो इसका डिस्कवर्ड किया था डी ड्यूब ने। किसने? डी ड्यूब ने 1955 में। 1955 में डी ड्यूब ने लाइसोसोम का डिस्कवर्ड किया था। और ये ना इसको ये भी बोलता है, क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग। क्या? सुसाइडल बैग। देखिए, सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है इसको? ये ना एक तरह का एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है। क्या रखता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये पीएच को एक्टिवेट करता है। और ये एंजाइम जो है इतना खतरनाक होता है ना, जैसे किसी भी, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स है, लाइसोसोम क्या होता है? किसी भी सेल का जो ऑर्गेनेल्स होता है उस पर अगर गिरा दे यानी इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, तो वो डेड हो जाएगा। ठीक, तो वो डेड हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है कि अगर ये चाह ले, जैसे कि लाइसोसोम है, तो ये चाह ले तो पूरा सेल को डेड कर सकता है। ठीक, तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ठीक, ये एंजाइम के कारण। तो यहाँ तक समझ में आ गया, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके अंदर की न्यूक्लियस। ठीक, मेन जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या चीज़ है? देखिए, न्यूक्लियस की अगर बात किया जाए, न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। ठीक, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस जो है इसको सेल का ब्रेन भी बोला जाता है, यानी ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी सेल को जो है ना उसका कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक, यानी या ब्रेन ऑफ सेल या फिर इसको कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। कंट्रोलर यानी पूरा सेल का ऑर्गेनेल्स जो होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसके अंदर की प्रोटोप्लाज्म। देखिए, ये सारी चीज़ तो हो गया ऑर्गेनेल्स। मान लिया जाए कोई सामान है। ठीक, कोई सामान जैसे कि मार्केट गए सब्जी वगैरह लेने हैं, जैसे आलू ले लिए, प्याज ले लिए, तो उस सारे चीज़ को एक जगह रख करके थैले में ले लिए। ठीक, तो थैला हो गया आपका झिल्ली और ये सारा हो गया ऑर्गेनेल्स। अब इस ऑर्गेनेल्स को बैलेंस में रखने के लिए, उसको सेफ्टी में रखने के लिए, जाहिर सी बात है
कुछ ना कुछ तो लगाना होगा ना। जैसे कि अगर कोई सामान हम लोग मंगाते हैं, ठीक, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसका सेफ्टी के लिए क्या करता है कि चारों तरफ से थर्माकोल से पैक कर देता है ताकि ये टूटे फूटे नहीं, ठीक। तो इसको इतना जितना भी ऑर्गेनेल्स है सेल्स में, तो उस ऑर्गेनेल्स का मतलब टकराए नहीं किसी से, सब कोई एक दूसरे से, यानी जिसका जो काम है वो अपने हिसाब से काम करे। तो उसके लिए क्या करता है कि इसमें इसके अंदर होता है एक द्रव्य जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म, ठीक। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये जो है कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान में रखना है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन ऐसा मतलब सेल के अंदर की ऑर्गेनेल्स है जो कि कलरलेस होता है, तो वो होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है इसमें क्या होता है कि इसमें ना 80% वाटर होता है। कितना होता है? 80% वाटर, और 20% ही इसमें एक द्रव्य होता है, ठीक, तो एक पदार्थ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके अंदर ये जो है ये आपका दो भाग में होता है। देखिए जैसे कि प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? सेल के अंदर जितना भी पदार्थ है, यानी कि ऑर्गेनेल्स को छोड़ करके जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ को हम लोग क्या, जो कि न्यूक्लियस और सेल्स के अंदर दोनों के अंदर है, तो उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। लेकिन वहीं पे न्यूक्लियस के अंदर नहीं है और सेल के अंदर है, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और वहीं पे अगर इसके अंदर की पदार्थ को छोड़ करके न्यूक्लियस के अंदर की जो पदार्थ है, तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप, देखिए सेल की बात किया जाए तो अब न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डीएनए, आरएनए, वो सारी चीज़ अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक का जो सेल का जो बात है तो यहाँ तक खत्म होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला वीडियो जो आएगा फिर वो नेक्स्ट आएगा, वो डीएनए और आरएनए को लेकर के, ठीक। आई होप वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को।